हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, चंगा, पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया। आज हम लोग जीएसटी में, अब दिख गया होगा, टॉपिक तो देख लिया, तो हम उसमें सस्पेंस क्रिएट करके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। कंपोजिशन स्कीम चलेगी, एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सर, आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियस है, सारे चैप्टर काम के हैं, मार्क्स सब पे मिलने हैं, तो इंपॉर्टेंट तो सारे रहेंगे। तो इसमें कंपोजिशन स्कीम है जीएसटी में। आखिर कहता क्या है कंपोजिशन स्कीम, जरा हम उसके बारे में 2 मिनट आपस में बात कर ले। कंसेप्ट समझना जरूरी है। वंस यू कम टू नो अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड बिहाइंड द टॉपिक, आई डोंट थिंक सो दैट यू विल फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट while प्रोसीड फर्दर। कहता क्या है कि भाई हमारे यहाँ बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, छोटे बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो ये जो छोटे और बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। जो ये स्मॉल प्लेयर होते हैं ना, मैं उन बिजनेसमैन को लिखता हूँ स्मॉल प्लेयर या स्मॉल बिजनेसमैन। अब ये जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है जिसकी कमाई है 50 lakhs, सेल है, और एक बंदा है जिसकी सेल है 100 करोड़। हाँ या ना? दोनों एक जैसा बिजनेस करते हैं, दोनों सेम बिजनेस करते हैं, लेकिन ये बंदा कमाता है 5%, यानी 5 करोड़, और ये बंदा कमाएगा, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 6%। सर ज्यादा? हाँ ठीक है, हम उल्टा लिख रहे हैं, बावजूद इसके आप लोग समझ लो कि क्या हो सकता है। क्लियर है? 3 lakhs ओनली। सोचो, अगर दोनों लोगों के ऊपर सेम तरह का बर्डन मैं दे दूं, 3 lakhs एंड 5 करोड़ पर, किस तरह का बर्डन? मैं दोनों से कहूं, देखो देखो, तुम दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी में, दोनों को टैक्स जो देना है वो देना है 12% के हिसाब से जीएसटी में। कमाई से हमको क्या लेना देना? हम इनकम टैक्स की तो बात कर ही नहीं रहे, कमाई से हमें क्या लेना देना? हमें तो मतलब है आपके सेल से, बिकॉज वी आर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भाई धंधा तुम लोगों का एक ही है, इनकम की बात इनकम टैक्स में करना, हमें हमारा जीएसटी दे दो 12% के हिसाब से, क्योंकि हम सबको एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से देखते हैं। तो हुआ ये कि ये बेचारा अगर 50 लाख रुपए की सेल करता है, बहुत ज्यादा सेल है नहीं सर, कमाई उसकी 3 लाख है, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएगा और ये भी रजिस्ट्रेशन कराएगा, मंथली अकाउंट मेंटेन करेगा, ये भी मंथली अकाउंट मेंटेन करेगा, सोचो, ये मंथली रिटर्न फाइल करेगा और ये भी मंथली रिटर्न फाइल करेगा। इसको भी कहा गया तू भी मंथली पेमेंट किया कर, और इसको भी मंथली पेमेंट किया कर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसके यहां हो सकता है 5 लोग अकाउंटेंट बैठते हों इसके ऑर्गेनाइजेशन में, एक अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट काम करते हो, मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बंदे के यहां एक अकाउंटेंट को रखना भी भारी है, क्योंकि एक अकाउंटेंट अगर मान लेते हैं 10,000 चार्ज करता है, कम से कम पार्ट टाइम भी काम करेगा तो 1,20,000 पर एनम चार्ज कर लेगा। अब बेचारे की इनकम है 3 लाख, उससे आपने 1,20,000 तो कंप्लायंसेस के दिलवा दिए, भैया अकाउंटेंट रखना पड़ेगा और हमको रिटर्न फाइल करनी है, मंथली पेमेंट भी करना है, ओके। इसके पास बचा कितना? 1,80,000, ये तो हुआ अकाउंटेंट का। अब अगर मैं बात करूं, इसी बंदे को कहा गया मंथली रिटर्न भरनी है, सीए साहब या वकील साहब कुछ तो चार्ज करेंगे पर मंथ, मान लेते हैं सलीना उन लोगों ने चार्ज कर दिया 30,000 पर मंथ, पर मंथ मिलाकर 1,500 रुपए, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 1,500, 2,000, 2,500, चलो 2,500 तो 30,000 आ जाएगा। अब इसकी कमाई हो गई 1,50, बेचारा कितना कमा रहा था? कमा कितना रहा था? सर बेचारा कमा रहा था 3 लाख, अब कितने पर आ गया? 1,50,000 पर।
और सेम इसके ऊपर अगर हम कंप्लायंस करेंगे और ये कमा रहा था 5 करोड़, कितना, और 5 करोड़ में अगर इसका 10 लाख भी खर्च निकाल दो तो भी कोई फर्क इसके ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। एक बेचारा मर जाएगा, उसको तो खुद खाने के लाले हैं, उसके घर में 6 मेंबर हैं, 1,50,000, इट मींस पर मंथ ही इज अर्निंग 12,50,000 अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट एब्सोल्यूट अमाउंट आ गया 12,500, 12,500। अब 12,500 अगर मंथली किसी की इनकम हो, क्या आपको लगता है वो ज्यादा खा पी पाएगा? सेल तो आपको दिख रही है 50 लाख की, बट व्हाट इज द नेट अर्निंग, दैट इज 1,50,000। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम बाइफर्केट करेंगे दोनों को, एक लार्ज प्लेयर एक स्मॉल प्लेयर। कैसे बाइफर्केट किया गया? नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो कहा गया 1,50,00,000 तक को हम अलग कर ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास 2 करोड़ तक का पावर है। 1 अप टू 1 करोड़ 50 लाख यहां आ जाएंगे और रेस्ट जो होंगे वो यहां आ जाएंगे। इनको ये कहा गया कि भाई आप स्मॉल प्लेयर हो, हम आपको कई सारे बेनिफिट्स देने जा रहे हैं। व्हाट आई सेड, मैं आपको कई सारे बेनिफिट्स देने जा रहा हूं, लेकिन हां हर एक बेनिफिट के पीछे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी अटैच हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू because you are saying you are not capable to maintain your record on monthly basis. You don't want to entertain a accountant in your business or in a firm. Okay, no worry at all, we will help you out in that. कैसे हेल्प करेंगे? हम एक काम करते हैं, आपकी सेल अगर 1 करोड़ 50 लाख तक है तो हम आपसे जीएसटी के नाम पर मिनिमम टैक्स चार्ज कर लेंगे। कितना? मिनिमम रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर लेंगे, मिनिमम रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर लेंगे। और वो मिनिमम रेट ऑफ टैक्स है 1% और 5%, दैट्स इट। ये 2 टैक्स रेट्स हैं, तीसरा अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वो इस सेशन के बाद जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आज मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में आता है सर उसको भी बता दीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फॉरगेट इट अबाउट दैट, हम उसको नेक्स्ट सेशन में कंसिडर करेंगे, कवर करेंगे। अब ये हुआ 1,50,00,000 रुपए की टर्नओवर तक के बंदे को कहा गया आप जीएसटी दीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू, we are not going to exempt you, but we are going to charge a minimum rate of tax, while the other one person here was paying 5%, 12%, 18%, 28%. But here you are very much entitled to get the benefit. Either you are needed to make the payment as at the rate of 1% or 5%, या तो 1% टैक्स दो या तो 5% टैक्स दो। Got it? अब 1% जो टैक्स है वो 2 रेट से जुड़ा हुआ है सर, 0.5% प्लस 0.5%। याद होगा तो मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी बताया था, इसको हम कहेंगे सीजीएसटी का रेट और इसको हम कहेंगे एसजीएसटी का रेट। सेम इसी तरह 2.5% प्लस 2.5%, यानी टोटल मिलाकर ये दोनों क्या है, ये आपका सीजीएसटी है प्लस ये आपका एसजीएसटी है। बात समझ में आई? ये हम चार्ज कर, सर इसका मतलब आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे 5%, इतने ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पर भी आईजीएसटी का नाम नहीं लिया, ध्यान देंगे इस चीज का, मैंने कहीं पर भी आईजीएसटी का नाम नहीं लिया। अच्छा, तो रेट सामने वाला दूसरा बंदा जो मेरा कंपटीटर है, अब हम उसको देख देख कर दांत दिखाएंगे। भाई तू टैक्स दे रहा है 5%, 12%, 18%, 28%, मैं दे रहा हूं 1%, अरे मैं दे रहा हूं 5%। अब देखो ना छोटा प्लेयर कितना खुश होगा, कितना खुश होगा, क्योंकि उसको कहा गया आप मंथली अकाउंटिंग चार्जेस नहीं दे सकते, मंथली रिटर्न और मंथली पेमेंट नहीं कर सकते, चलिए हम आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, आपको रिटर्न के झंझट से मुक्त करते हैं। रिटर्न के झंझट से मुक्त करने का मतलब नॉट ऑन मंथली बेसिस, नाउ यू आर नीडेड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ जीएसटी ऑन क्वार्टरली बेसिस। अप्रैल में, जून की जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जैन में, जैन फेब और मार्च की अप्रैल में। तो ये बेनिफिट समझ में आया? हाँ सर ये बेनिफिट तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन ये कहा गया कि हेयर इन दिस केस व्हेन द
player is the large one, means the बड़े businessmen बड़े player होते हैं, they maintain their books of account, they have all the proofs with them. किस तरह का प्रूफ? मैंने आपको बताया था आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब बेसिक मैंने डिस्कशन किया था मैंने कहा था एक चेन बनती चली जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन बनती चली जाती है। अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा, तो अगर इसने 100 पर 10 रुपए का जीएसटी लिया है और इसने पेमेंट गवर्नमेंट को किया है 10 रुपए, 110 इसने इसको पे ऑफ किया है, मेरी बात ढंग से समझें, तो इस फिर ये 110 का सामान इसके पास गया है, प्रॉफिट लेते रहना, देखते रहेंगे। अल्टीमेटली 110 को इसने कंज्यूमर को बेचा, बिना प्रॉफिट लिए सबने माल खरीदा बेचा 110 में, तो अल्टीमेटली ही इज पेइंग द टैक्स, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज पेइंग द टैक्स आउट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, यस और नो। लेकिन ये लोग टैक्स दे रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इसने टैक्स दिया, मैं फिर से बता दूं, इसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, लेकिन ये टैक्स कहां से ले लिया? यहां से। अच्छा, इसने टैक्स दिया लेकिन इस टैक्स को कहां से ले लिया? यहां से। रिटेलर ने टैक्स दिया लेकिन इस टैक्स को कहां से ले लिया? यहां से। तो अल्टीमेटली गया तो गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन देने वाला कौन? कंज्यूमर। ये चेन चलती रहती है, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन, हम इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन है और ये टूटनी नहीं चाहिए बीच में। ये लोग सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कंज्यूमर को छोड़ दो, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, दे आर द बिग प्लेयर एंड दे आर मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑल द रिकॉर्ड्स, तो वो आईटीसी क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप छोटे बिजनेसमैन हो, हम आपसे आईटीसी कैसे करवा सकते हैं भाई? आप तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रहे हो। हम इसीलिए तो आपसे करें, आप एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को दे दो, टाटा और बाय बाय बोल दो, झंझट खत्म करो। आप टैक्स क्यों वसूलोगे, यानी कि आईटीसी की क्रेडिट क्यों लेने जा रहे हो? आईटीसी की क्रेडिट लेने से फायदा क्या आपको? कोई फायदा नहीं। ये है यहां पर एक नुकसान, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। और बट ऑब्वियस है, मैंने रीजन बता दिया क्यों, और इसीलिए मिनिमम रेट ऑफ टैक्स भी रखा गया है। गवर्नमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, हम लोग को लग रहा है गवर्नमेंट इज मीन सफरिंग फ्रॉम लॉस, ना 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 ना, अरे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, इस केस में अगर हमको ऐसा कहीं भ्रम है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, मैं थोड़ा एक डिटेल में लेकर चलूं क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं पूरा, थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे, 5 मिनट में आपका खाऊंगा। मान लेते हैं ये है पूरा हिसाब किताब मैन्युफैक्चरर का, ये है होलसेलर का, ये है रिटेलर का, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं, और ये कंज्यूमर का। इसकी कॉस्ट आई टोटल मिलाकर 100 प्लस प्रॉफिट मिलाकर कितनी? 100। इसकी जरूरत नहीं। अब हुआ क्या कि इसने 100 रुपए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और इसने जीएसटी कलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं 10%, आप सबके लिए सिंपल तरीका, तो टोटल मिलाकर के आ गया 110। कितना? ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। अब होलसेलर ने दिया 110, कितना दिया? सेल किसको किया गया? होलसेलर को। अब होलसेलर ने पेमेंट किया तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 110। लेकिन ना, हम इसको 2 पार्ट में लिखेंगे, ठीक। और इसने फिर कुछ एडिशन दिया है, क्या दिया है? प्लस प्रॉफिट अपना जोड़ा है,
मान लेते हैं 20 रुपए, कितना? अब 120 का 10% कितना आ जाएगा? 12 रुपए। अरे बोलो ना, इसने प्लस किया, अपनी कॉस्ट ऐड की, कॉस्ट ऐड की तो 100 का सामान और 20 रुपए और इसने ऐड किया, यहां प्रॉफिट ऐड की, टोटल मिलाकर 120 का सामान। अब ये बेच रहा है 10% जीएसटी लेकर के, तो टोटल कितना जीएसटी? 120 का 10% 12 रुपए, यानी इसके लिए इनवॉइस वैल्यू हो गई 132। बोलो हाँ या ना? ये जो गवर्नमेंट को पे करेगा, ढंग से सुनेंगे, टू गवर्नमेंट, टोटल लाइबिलिटी कितनी है? सर यहां टोटल लाइबिलिटी 10 है और पे कितना कर दिया? सर 10 कर दिया, बात खत्म। बोलो ना हाँ। पहले वाले केस में किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत इजी था, पैसा देना है लेना है, बात खत्म, नेट। अच्छा सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे। अब होलसेलर की जिम्मेदारी कितनी आ गई? सर इसके में टोटल जिम्मेदारी आ रही है 12 रुपीज, ये वाली, ठीक, पक्का। ये 12 रुपए गवर्नमेंट को नहीं देगा, ये कहेगा सुन, गवर्नमेंट कहेगी सुना, कहेगा जो मैंने ऑलरेडी सामान तो यही खरीदा है। अगर मैंने मान लेते हैं ये चार्जर लिया, अब इसी चार्जर को मैं क्या कर रहा हूं? खरीद करके बेच रहा हूं। मैंने होलसेलर से खरीदा, होलसेलर को टैक्स दिया, अब मैं ये सामान दूसरे को बेच रहा हूं, तो इस पर मैंने होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी मैंने टैक्स दे रखा है। इसी सामान पर मैंने 10 रुपए उसको टैक्स दे रखा है। गवर्नमेंट कर रही है कि जब तू इसको बेचेगा ना, तो तू उससे 12 रुपए टैक्स वसूलना। अरे 10 तो मैंने दे रखा है, 12 मुझे वसूलना है, मुझे 12 वहां से लेना है, 10 ऑलरेडी दे दिया, तो नेट लाइबिलिटी कितनी आएगी? 2। तो जो मैंने सामान खरीदते समय, इनपुट लेते समय जो टैक्स दिया था, आज मैं उस इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? क्रेडिट लेने जा रहा हूं। ये कितने की? सर 10 रुपए की, क्योंकि ऑलरेडी आप दे चुके हैं 10, तो अब टैक्स लायबिलिटी कितनी पड़ेगी? 9, अरे 2 रुपए। इसको हम आईटीसी के नाम से भी जानते हैं। 10 रुपए ये वो लेस किया है जो ऑलरेडी पेड हो चुका है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को बार बार 10 रुपए नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को बार बार 10 रुपए नहीं चाहिए, ये आईटीसी के नाम से है और ये पेमेंट किया गया है, बात खत्म। टोटल मिलाकर अब जो नेट पेमेंट बचेगा वो बचेगा ये। यहां सर एक काम करिए, आप ये वाला हिस्सा यहां से हटा दीजिए। आईटीसी 0 है ना, तो यहां नेट पेमेंट अब करना पड़ेगा 10। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? सर टोटल पेमेंट हो गया 12 रुपए। 10 रुपए पिछले वाले मैन्युफैक्चरर ने किया, 2 रुपए अब इस होलसेलर ने किया है आईटीसी के नाम पे। बोलो अब क्या दिक्कत है? अब तो सामने सब दिख रहा है, 10 रुपए और 2 रुपए, टोटल गवर्नमेंट को कितना मिला? 12 रुपए। और हाँ, मैंने जब किसी को बेचा तो मुझे उस पर गवर्नमेंट को टोटल मिलाकर 12 देना था, तो ऑलरेडी जो मैं दे चुका था उसको मैंने माइनस कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी। अब देखो क्या हुआ, इसके पास सामान आया 132 का, लेकिन हमें मालूम है 120 अलग कर लो, 12 अलग कर लो। 12 तो टैक्स का था, 132 में 12 टैक्स का था। तो रिटेलर ने कहा हमने ना जो होलसेलर को पैसा दिया उसमें 120 सामान का है और 12 रुपए टैक्स का है, जीएसटी का है। इसने भी इसमें 30 रुपए ऐड किए, टोटल सामान की कीमत हो गई 150। इसको अब टैक्स वसूलना है 15, तो ये हो जाएगा 165। कितना? अब सरकार को ये टोटल 15 देने जाएगा और कहेगा सुन, गवर्नमेंट कहेगी सुना, ये कहेगा हमने आपको ऑलरेडी 12 रुपए दे रखा है, इसका आप मुझे दे दो डिडक्शन या आईटीसी, ये इनपुट टैक्स है उसकी मुझे क्रेडिट दे दो। कितने की क्रेडिट दे दो? 12 की क्रेडिट दे दो। टोटल मिलाकर कितना? देखो टोटल मिलाकर आज तक गवर्नमेंट को लाइबिल टैक्स कितना मिलना चाहिए था? टोटल मिलाकर कितना मिलना चाहिए था? 15। और गवर्नमेंट को क्या 15 मिला? हाँ 10 2 3, टोटल मिलाकर गवर्नमेंट को 15 मिल गया। हाँ लेकिन पार्ट पार्ट में मिला, पहले ने 10 दिया तो दूसरे ने 2 दिया तो तीसरे ने 3 दिया, जिसकी जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है, उतना वो टैक्स का पे कर रहा है। अब जो कंज्यूमर के पास सामान आया दैट इज ऑफ ₹165 एंड दैट इज फुल एंड फाइनल, ही इज पेइंग टोटल 150 प्लस 15। इसको अब कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि बिकॉज ही इज द अल्टीमेट कंज्यूमर, ही इज नीडेड टू bear the amount of taxes itself as per our
लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने आपको ये चीज क्लियर की थी। ये देखो ना, इनपुट टैक्स की चेन बन रही है, लेकिन अगर इसमें से कोई बंदा अकाउंटेंट ना रखा, रिकॉर्ड मेंटेन ही ना करे, मंथली रिटर्न ना जमा करे 2 मिनट के लिए, तो गवर्नमेंट को कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, अब यहां के बाद से कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, यानी चेन ब्रेक हो गई। बीच में चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि सारे लोग अकाउंट्स मेंटेन करते रहें, लेकिन एक अगर बीच में ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आईटीसी की चेन नहीं मिलती। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ में आई। एक बात बताइए, आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि गवर्नमेंट को इससे फायदा है 15। अगर ये बंदा ढंग से सुनेंगे, ये बंदा अगर कंपोजिशन स्कीम में चला जाए, कौन, मान लेते हैं होलसेलर, ये बीच में कंपोजिशन स्कीम में चला गया और इसने सामान बेचा, 120 का सामान था इसके पास टोटल, जिस पर इसने 12 रुपए टैक्स लिया था। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जीएसटी के नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा ना, मैं 1% पे करूंगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? ये 1 रुपए 20 पैसा पे करेगा। मेरी बात समझना। और जबकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 रुपए दिया जा चुका है। कितना दिया जा चुका है? 10 रुपए दिया जा चुका है। तो गवर्नमेंट को पहले से 10 रुपए इसने दे रखा है भाई, 120 का भाई सामान इसने खरीदा होगा। किससे खरीदा होगा? मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर ने। और मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर ने सामान खरीदा तो वो कहता है हम तो भाई कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे। तो जाओ ना, तो इसका मतलब जितना भी उसने टैक्स दिया है 10 रुपए, उसकी अब उसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली, आईटीसी नहीं मिलने वाली। और जब आईटीसी नहीं मिलने वाली, इसका मतलब गवर्नमेंट का तो बम बम हो गया। गवर्नमेंट को तो आराम से पैसे मिल गए 10 रुपए, गवर्नमेंट को तो अब कुछ करना ही नहीं है, और 1 रुपए 20 पैसे तो ये भी देने को तैयार है। टोटल मिलाकर के 11 रुपए 20 पैसे हो गए। साथ ही साथ अगर ये बंदा यही सामान होलसेलर रिटेलर को बेच देता है, मान लेते हैं 130 में ही बेचा, 2 रुपए कम में ही बेचा, कितने में बेचा? 130 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब ये भी गवर्नमेंट को अब 1% का टैक्स देगा, 1 रुपए 30 पैसे। अदरवाइज इसको आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिलनी, क्योंकि ये ऐसे बंदे से सामान खरीद रहा है जिसने बीच में ब्लॉक कर दिया क्रेडिट को, रोक दिया क्रेडिट को। तो गवर्नमेंट को देखो ना, 11 12 13 14 आराम से मिल गया, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद जितनी भी चेन बनती जाएगी गवर्नमेंट के लिए बम बम है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर टोटल दिख रहा है कि 15 रुपए का मिला, लेकिन यहाँ पर भी कम नहीं मिला, 12 13 रुपए मिला, और आगे का तो टेंशन भी गवर्नमेंट का खत्म हो गया क्रेडिट लेने वालों का। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन स्कीम में अगर हमें लगता है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जहां उसको ज्यादा घाटा हो। आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं। इज इट क्लियर? गॉट इट? थोड़ा सा इधर देख लिया जाए, थोड़े नजरें इधर भी घुमा लें, इनायत कर लें। तो कहता है द चेंजेस इन कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल 2019 से कुछ आया है। क्या आया है? पहले स्कीम का थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ और था, लेकिन अब थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ 50 लाख एंड 75 लाख है, जो मैंने आते ही बता दिया। दो तरह, 1 करोड़ 70 150 एंड 75 लाख, ठीक है, दो तरह की लिमिट्स बनाई गई हैं। सर ये 150 लाख और 75 लाख कहाँ कहाँ पर हैं? 150 लाख नॉर्मल सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। तो हमें 75 लाख 75 लाख का सिस्टम कहाँ कहाँ देखना है? सर इन स्टेट्स में देना है। देखना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, और एक और है उत्तराखंड। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आपका सिस्टम 150 लाख का नहीं है, बल्कि 75 लाख का है। तो अप टू 75 लाख के टर्नओवर तक, मेरी बात ढंग से समझना, बिल्कुल इत्मीनान से, थोड़ी देर और लगेगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी अगर एग्रीगेट टर्नओवर किसी बंदे का, किसी बिजनेसमैन का 150 लाख है या 75 लाख है, तक है, तो वो इस कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10। बेसिकली मैंने क्या बोला? अब सेक्शन 10। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बेसिकली वो किस सेक्शन की कर रहे हैं? सेक्शन 10 की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी आएगा। तो सेक्शन 10 की स्टडी अगर कर रहे हैं
तो उसमें क्लियरली ये लिखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब टर्नओवर बोलते तो हमें समझ में आता है, ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। क्लॉज है बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। देखो ना ये एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर 150 लाख, 150 लाख और 75 लाख है, इन स्टेट्स में 75 लाख, बाकी में 150 लाख, देन दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन स्कीम, जिसको हम नाम देते हैं कंपोजिशन स्कीम। सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाईज whether they are taxable, non-taxable, exempt, exported, whatever the case it is, but does not include टैक्स का अमाउंट, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। कंपनसेशन सेस वगैरह को बिल्कुल किराया रखेंगे। और दूसरा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से पेमेंट दिया गया है, किसके हिसाब से? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई एम जस्ट बाइंग समथिंग, आई एम जस्ट गेटिंग द बेनिफिट और सर्विसेज फ्रॉम समवेयर एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस। और मैंने आपको ये सेक्शन 9394 में पहले भी पढ़ाया है, याद होगा। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको आरसीएम बेसिस पर, जब मैंने आपको सप्लाई की बताई थी, स्कोप ऑफ सप्लाई जब मैंने बताया था, और लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन 9 में बताया था, तो उस समय मैंने क्लियर किया था ये चीज़। सेक्शन 7 था सप्लाई के बारे में, स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 9 बताया था मैंने आपको लेवी एंड कलेक्शन। तो जब सेक्शन 9 बताया था तो उसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 मैंने आरसीएम के बेसिस पर आपको क्लैरिटी दी थी जी। तो मुझे मालूम है कि आपने वो सेक्शन किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको फिर बोलता हूँ कि इनमें शामिल नहीं है एग्रीगेट टर्नओवर। अगर मैं कोई कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मैं टैक्सेबल सामान की डीलिंग करता हूं या नॉन टैक्सेबल आइटम्स की। दोनों को जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और टैक्सेबल आइटम हुआ, नॉन टैक्सेबल आइटम हुआ, एग्जेम्प्ट सप्लाई हुआ। एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल के लिए हमको सेक्शन 247 को देखना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 47 को देखना पड़ेगा, वहां एग्जेम्प्ट सप्लाईज को डिफाइन किया गया है। तो कहा गया कि आप एग्रीगेट टर्नओवर में किसको किसको शामिल करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर में आप ऑल टैक्सेबल सप्लाईज को शामिल करेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज को शामिल करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ को शामिल करेंगे, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ऑल टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। सर आपने तो कहा ना वो टैक्सेबल हो नॉन टैक्सेबल हो, तो कहां लिखा है नॉन टैक्सेबल? अरे 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 अरे, ये जब आप पढ़ेंगे ना एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो यहां आपका दिमाग खुलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ते हैं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स ये और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट और विच इज होली एग्जेम्प्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। यही तो मैं बोल रहा था। तो इसमें 3 चीजें शामिल हो गई, 2 भी ना करो, नील रेट को भी शामिल कर लो, एग्जेम्प्ट पूरी तरह से हो उसको भी शामिल कर लो, और नॉन टैक्सेबल, तीनों चीजें शामिल हो गई। अगर मैं अब कहूं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ठीक है, ऑल नील सप्लाईज ठीक है, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई ठीक है, ऑल नॉन टैक्सेबल सप्लाईज अब ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मैंने कहा ना एक्सपोर्ट करेंगे तो भी इसको शामिल करेंगे। इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूड करेंगे। इनवर्ट सप्लाईज ऑन आरसीएम बेसिस और माइनस कर देंगे। साथ ही साथ और चीज एक्सक्लूड करेंगे, वो क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस, इनको भी हटा देंगे। ओके, दिस इज एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अपने आप में मायने रखती है। एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट में नील, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज शामिल हो जाती है। एक्सपोर्ट को भी हम शामिल करेंगे। और अगर मैंने इंटरेस्टेड सप्लाई की हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको कहेंगे सर इंटरेस्टेड सप्लाई, जबकि इसी सेक्शन में मैं आगे चल करके बताऊंगा कि इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं की जा सकती। फिलहाल अभी मैं उसको भूल जाता हूं। यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द कंप्लीट एक्ट इट इज डिफाइंड, फॉर द कंप्लीट एक्ट वेयर एवर द वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफाइंड, word is indicated, it means it is defined under section according to section 2 clause 6। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब जब पूरे एक्ट में, चाहे हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ें चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ें, वहां पर अगर एग्रीगेट टर्नओवर का रेफरेंस दिया गया है, वी हैव टू डिपेंड अपॉन द सेक्शन 2 क्लॉज 6। तो हमें इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठाना पड़ेगा।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहां पर ये वर्ड दिया हुआ है इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन, ये याद रखेंगे। चलिए छोड़िए, कुछ मत याद रखिए, ज्यादा टेंशन काहे को लेना। सिंस द टर्म इज यूज वैल्यू इट शुड बी विदाउट टैक्सेस, ठीक है, वो तो हमने देख लिया, एक्सक्लूड करना है टैक्सेस तो ऑलरेडी हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज 47 हम लोगों ने देख लिया। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। कोई भी ऐसा सामान जो सीजीएसटी जीएसटी एक्ट में आता ही नहीं, कोई भी ऐसा सामान जो जीएसटी एक्ट में आता ही नहीं है, अगर हम उसकी सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे, उसको भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करते हैं। तो किसी आइटम पर अगर हमारा जीएसटी नहीं लगता तो फॉर गॉड सेक do not try to have such type of assumption that it would not be part of the aggregate turnover. Yes, it is the part of the aggregate turnover. Zero rated supply, इसके लिए हम लोग सेक्शन 16 में देखेंगे, जब हम लोग आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है। आईजीएसटी एक्ट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और वहां पर जब हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे जीरो रेटेड सप्लाई अगर कोई बंदा आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो उसको हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई जब आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो पेमेंट करने के बाद रिफंड के लिए अप्लाई करता है या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के हिसाब से चलता है, उधर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ जीरो रेटेड सप्लाई में एक और चीज़ कवर अप होती है कि अगर कोई बंदा एसईजेड को माल सप्लाई करता है या एसईजेड डेवलपर को माल सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज दोनों, तो आप अगर आउटसाइड इंडिया सप्लाई करते हो, आप अगर किसी एसईजेड को सप्लाई करते हो या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करते हो तो वो भी यहां पर कवर अप होगा। इज इट क्लियर? एसईजेड क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी, होता इंडिया में ही है लेकिन हम मान लेते हैं ये इंडिया में नहीं है। अब जब मान लिया इंडिया में है लेकिन इंडिया में नहीं है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बिजनेस, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, इसीलिए उसको आईजीएसटी में कवर अप किया गया है जीरो रेटेड सप्लाई में। ठीक, important word, interest or discount received on deposit loan extra will not be includable in aggregate turnover for calculation of 1.5 crores or 75 and will not be considered for 10% limit of providing services। सर ये क्या बला है, छोड़ दो ना, अभी काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। दो इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो एग्रीगेट टर्नओवर में इसको शामिल ना करें। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक वगैरह जो होता है, जो बैंक वगैरह से जो लोन एडवांसेस पर हम इंटरेस्ट लेते हैं, उस वो भले हमारा इनकम होता है, भले हमारी टर्नओवर का पार्ट होता है, भले हमारा रिसीट होता है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में क्योंकि वो हमारा 100% एग्जेम्प्ट होता है। दो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट सर्विसेज। इज इट क्लियर? चलो भाई, मैंने आपको दो रेट्स बताए थे, 1% एंड 5%, याद होगा यहाँ पर 1% एंड 5%, ये आया ना याद? ये दो रेट्स बताए। ये दो रेट्स कहाँ से हमने बताया आपको? यहीं से बताए। अगर मैन्युफैक्चर है तो 0.5% CGST, 0.5% SGST। अगर ट्रेडर है नॉर्मल तो सेम वही चीज, लेकिन अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर रेस्टोरेंट की सर्विसेज दी जा रही हैं तो उस केस में 5%, 5%, 5%, 5%, दैट्स इट। तो दो रेट्स आपको याद रखने, 1% फॉर मैन्युफैक्चरर, 1% फॉर अदर सप्लायर्स, जिसमें एजेंट भी आ जाएगा, ट्रेडर्स भी आ जाएंगे, और रेस्टोरेंट के केस में जहां फूड ऑफ सप्लाईज होता है वहां उस केस में 5%, दैट्स इट। टैक्स एट फिक्स रेट इज पेबल ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो। यस, मान लीजिए एक आदमी है, उसका जो बिजनेस है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, ढंग से सुनेंगे, हो सकता है आपके साथ ये यूज होता हो या आपके किसी क्लाइंट के साथ। एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल वाला है 40 लाख और एग्जेम्प्ट वाला है 30 लाख, तो उसका टोटल टर्नओवर हो गया 70 लाख, क्योंकि नॉन टैक्सेबल तो आता ही नहीं जीएसटी के दायरे में, तो कहा गया इसका 1% या 5% जो भी हो, 70,000 रुपीज
टैक्स लायबिलिटी बनेगी। यानी इस पर भी टैक्स गया और एक तरह से देखो तो इस पर भी टैक्स गया, टोटल मिलाकर 40,000 यहाँ और 30,000 यहाँ। तो आप ये सोच लो गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट सप्लाईज पर भी टैक्स मिल रहा है यहाँ जीएसटी में, इफ अ पर्सन फॉलोज सेक्शन 10। अगर किसी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है सेक्शन 10 में तो वहां पर गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट सप्लाईज पर भी टैक्स मिल रहा है। टैक्स एट फिक्स्ड रेट इज पेबल आल्सो ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो इसीलिए एक सलाह दी जाती है, ये सलाह के बारे में लिखा है कि भाई आप दो बिजनेस कर लो। अगर आपका बिजनेस इंडिपेंडेंट है एग्जेम्प्ट सप्लाई का और टैक्सेबल का, एक काम करो, इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवा लो, इसके लिए अलग, लेकिन पैन नंबर एक नहीं होना चाहिए, पैन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक होगा तो एक ही रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देते समय ना ये चीज बोल दी थी, देखो हैविंग द सेम पैन। तो अब आप दो रजिस्ट्रेशन अलग अलग करा लो और गवर्नमेंट से बोलो देखो हमने ना दो रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराए हैं ना, तो हमारे ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट कहेगी दत्त ऐसे थोड़ी ना होता है। गवर्नमेंट क्या कहेगी, दत्त ऐसे थोड़ी ना होता है। आप ना एक ही पैन लेकर 10 बिजनेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लो तो हम अलग अलग मान लेंगे सबको। क्या समझ रखे हो हमको, बोलना मत, क्या समझ रखे हो हमको। तो वहां पर गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमें पैन नंबर अलग चाहिए होगा। इसको अगर हम अलग करना चाहते हैं 30 लाख को तो हमें पैन नंबर अलग लेना पड़ेगा। सर पैन नंबर अलग कैसे ले सकते, पार्टनरशिप कर लो। डू यू वांट पार्टनर, पार्टनर, यस सर, पार्टनर बना लेंगे किसी को, हो जाएगा वहां कल्याण, अलग पैन नंबर मिलेगा, पैन नंबर अलग मिलेगा, तो वहां पर हम एग्जेम्प्ट पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो ये मैंने आपको नीचे सजेशन लिख दिया है। हु इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्प्ट कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन लायक होता है और कौन कौन नालायक होता है, जरा उसके बारे में भी सर बता दीजिए। नालायक का मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, और लायक का मतलब जो कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। फॉलोइंग टैक्सेबल पर्सन विल बी एलिजिबल, ढंग से सुनेंगे, मैंने वर्ड यूज किया एलिजिबल, कौन, नॉट इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सप्लाई ऑफ सर्विस जरा ढंग से देखो ना, यही लोग तो है जिनको टैक्स देना है। अभी अभी मैंने लिखा, अभी अभी आपको पढ़ाया, अभी मैन्युफैक्चरर और नीचे गुड्स और सर्विसेज दोनों देने वाला, मिक्स सप्लाई, इसको हम कह सकते हैं मिक्स्ड सप्लाई। यानी केवल अगर कोई सर्विस वाला हो तो उसको नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम, केवल इस केस में मिलेगा। रेस्टोरेंट, देखो मैंने क्लियरली इतना बड़ा बड़ा सर्विस लिखा था, तो रेस्टोरेंट की सर्विस होगी तभी कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, अदर देन रेस्टोरेंट की सर्विस होगी तो कंपोजिशन में उसको अब हिसाब किताब नहीं मिलने वाला। तो नॉट इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन सप्लाई रेफर टू इन फलाना एंड ढिमाका, रेस्टोरेंट का मैंने नाम लिख दिया तो रेस्टोरेंट का मिल सकता है। लेकिन नॉर्मली नालायक कौन होता है सर, वो जो सर्विसेज देता है ना वो इस सेक्शन के लिए नालायक है, लेकिन टैक्स की जीडीपी बढ़ाने में सबसे ज्यादा लायक वही है। फिलहाल नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस, ओके ओके। यहां पर मैं बोल रहा हूं विल बी एलिजिबल, ये लोग एलिजिबल है अगर वो इंगेज्ड नहीं है किसमें, गुड्स व्हिच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। ओके ओके, so petroleum products, alcoholic liquor, if in addition to these product he is making another supply, the composition scheme is not available जी। तो ये याद रखेंगे, अगर कोई नॉट टैक्सेबल आइटम में डील करता है जो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है तो उसको भी नहीं मिलेगा। हाँ, नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ओके अगेन अ न्यू प्रॉब्लम। इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था जब हमने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखी थी, ये मैंने आपको उस समय ये क्लियर करवाया था, ये वर्ड मैंने कहा था इसको देखकर उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा जो पढ़े लिखे लोग हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट रेट कहाँ से आ गया। उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो कंपोजिशन स्कीम बंदा लेगा ना वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं कर सकता ना, वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कोई भी बंदा जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, भाई सर्विस तो बात नहीं कर रहे हैं, गुड्स की ही बात हो रही है या मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है या मिक्स सप्लाई की बात हो रही है, तो उस केस में
अगर कोई बंदा इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो उसको जीएसटी नहीं, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो अभी तक मैंने बताया कि अगर सर्विसेज में है रेस्टोरेंट के अलावा तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, यानी मैं कोई सर्विसेज आपको दे रहा हूँ तो उसकी हमें कंपोजिशन स्कीम में मैं नहीं जा सकता। और अगर नॉट टैक्सेबल आइटम में इंगेज्ड हूँ तो भी नहीं मिलेगा। दूसरा, एनी इंटरस्टेट, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता हूँ सर्विसेज करूँ तो नहीं मिलेगा, भले ही सेम स्टेट में करूँ, लेकिन अगर गुड्स को मैं दूसरे स्टेट में बेचूं तो भैया वहां पर भी मुझे कंपोजिशन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब मुझे सेम स्टेट में काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर अगर मैं 2 ऑफिस खोल दूं, एक दिल्ली में ऑफिस खोल दूं, एक मुंबई में ऑफिस खोल दूं, और ये हो गया महाराष्ट्र और ये हो गया दिल्ली यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली वाला बंदा, इसका मतलब इसको भी नहीं मिलना चाहिए कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि इसके 2 अलग अलग ऑफिस हैं। मिल सकता है भाई, इसका भी पैन नंबर वही है, इसका भी पैन नंबर वही है, इसका मतलब दोनों को संभालने वाला एक बंदा। लेकिन दिल्ली का बंदा दिल्ली में ही सप्लाई कर रहा है और महाराष्ट्र का बंदा केवल महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये बिल्कुल नई चीज, कई लोगों के लिए नई चीज होगी, सोच लेंगे। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ना करते हो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है यू आर नीडेड टू सप्लाई योर गुड्स इन द सेम स्टेट। ओके, नॉट एंगेज इन मेनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर। चलिए ये आगे चल करके हमको सेक्शन 52 में देखना है। जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करेंगे ना, तो अगर कोई बंदा, मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट को आप जानते होंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर कोई भी जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकता है, वहां से सामान बेच सकता है। इन द सेम वे उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो नॉट एंगेज इन द मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहा हूं, देन अगेन आई एम नीडेड टू get the registration under normal thing and I'll not be eligible to get the benefit under section 10। clear? तो वही बंदा एलिजिबल होगा जो इसमें इंगेज्ड ना हो। किसमें इंगेज ना हो? वो अपना सामान ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ना सप्लाई करता हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, कलेक्शन वगैरह की है, अभी आपको समझाऊंगा तो दिमाग के पर खच्चे थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, तो वो काम नहीं करना। तो नॉट, तो सेक्शन 52 में हम देखेंगे और बीच में भी आएगा एक दो जगह, वो चीज़ कवर होगी। नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एज में बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, छोड़ देते हैं इससे कोई, ही इज नीदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन दोनों में फर्क है, ये नहीं होने चाहिए। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, अगर नीदर, और अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो सर्विस देता हो। दूसरा, कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो इंटरस्टेट सप्लाई करता हो। कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो नॉट टैक्सेबल आइटम्स में डील करता हो। कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो। कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करता हो। इसके अलावा कुछ लोगों को तो बिल्कुल मना कर दिया गया, तू क्या काम करता है, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तू कंपोजिशन में तू तो जा ही नहीं सकता। तो आइसक्रीम और एडिबल आइस वगैरह से रिलेटेड अगर काम होता है ना, आइसक्रीम, टोबाको, टोबाको प्रोडक्ट, पान मसाला, आइसक्रीम, टोबाको, टोबाको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, आइसक्रीम, टोबाको, टोबाको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, हाँ, इनको नहीं मिलने वाला। इनको कंपोजिशन स्कीम कसम खा के नहीं मिलेगा। क्यों कसम खा के? कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कहो न कहो, जो ये हो गया ना। तो आइसक्रीम वालों को, पान मसाला, टोबाको एंड टोबाको प्रोडक्ट्स वालों को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने इतनी चीजें कर ली। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जब हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बैठें, हाँ जी सर आगे पढ़ा दीजिए, बहुत कम बचा है, लेकिन मुझे मालूम है आपका टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो वैसे भी खत्म नहीं होना, 2-3 टॉपिक छोड़ देते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसमें CMP, REG1, CMP1, CMP2, CMP3, CMP4, CMP5, CMP6, CMP7 तक हम लोग देखेंगे। 7 तरह के फॉर्म होते हैं कंपोजिशन स्कीम के। कंपोजिशन मतलब CMP, तो वो फॉर्म क्यों होते हैं वो देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना पड़ता है, रिटर्न कब तक भरनी पड़ती है, पेमेंट कैसे करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीन इन आवर नेक्स्ट सेशन।
लेकिन आज आपको ये पता चल गया कि कौन लायक होता है कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए और कौन नालायक होता है, और कंपोजिशन स्कीम बेसिकली बनाई किस तरह के लोगों के लिए। तो अगर कोई आइसक्रीम, पान मसाला, टोबाको एंड टोबाको प्रोडक्ट्स में डील करता है, भैया तू माफ कर, कंपोजिशन स्कीम में मत जा। कौन कौन नहीं ले सकता कंपोजिशन स्कीम? सर, कोई इंटरेस्टेड सप्लाई करेगा तो नहीं ले पाएगा, अगर सर्विसेज में आ जाता है तो नहीं ले पाएगा, इसमें भी एक लिमिट है, आएगा। और अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसको नहीं मिलेगा। एक और छूट रहा है, चलो वो देख लेना। तो अगर ये लोग हैं तो उन लोग को नहीं मिलने वाला कंपोजिशन स्कीम। और कंपोजिशन स्कीम की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ होना चाहिए या 75 लाख होना चाहिए। 75 लाख के लिए कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड। यस, तो ये वो स्टेट हैं जहां पर ये बेनिफिट 75 लाख तक का है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। पैन नंबर के बेस पर होता है। आपका पैन नंबर से रजिस्टर्ड जितने भी बिजनेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस, उनके एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर देखा जाता है 150 लाख और 75 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 यानी क्लॉज 6 में बताया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई सारे तरह की शामिल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसमें 3 तरह की, निल रेटेड, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल, तीनों चीजें शामिल हो गई। एक्सपोर्ट का काम अगर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। और ऑल इंडिया पैन बेसिस पर जितना भी इंटरेस्टेड सप्लाई होगा उसको भी कवर किया गया, लेकिन शामिल नहीं किया गया है किसको? CGST, SGST, UTGST और IGST के पोर्शन को। और साथ ही साथ शामिल नहीं किया गया है RCM बेसिस पर, जो हमारी लायबिलिटी होती है रेसिपिएंट की, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया है टर्नओवर में। टैक्स रेट कितने बनाए गए हैं? 1% एंड 5%। 1% में 0.5% CGST, 0.5% SGST, और 5% जो रेस्टोरेंट के लिए होता है 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। इसमें IGST इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाईज मना है। याद आया? मेरे हिसाब से आपका सारा टॉपिक कवर अप कर दिया मैंने जी। ये थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ है, मुश्किल से 2.5 पेजेस बचे हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन, मैंने कहा ना ये CMP 0 1 2 3 4 5 6 7 बचे हुए हैं। इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन विल कंप्लीट आवर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सेक्शन 10। आफ्टर दैट विल गो अहेड फॉर आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।